अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक माय चैनल। तो आज जो है वो सितमगार महबूब नेरा का नावल का नेक्स्ट पार्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं। 4 माह पहले एनी एक रेस्टोरेंट में अपने कुछ दोस्तों के साथ लंच करने आई थी। वो अपनी दोस्तों के साथ बैठी बातें कर रही थी जब 4 लड़कों का एक ग्रुप रेस्टोरेंट में दाखिल हुआ। इनमें से एक शाहजैन था। वो लोग इनके सामने वाले टेबल पर आकर बैठे और सिगरेट पीते हुए बातें करने लगे। जब शाहजैन और इसके दोस्तों ने अपने साथ वाले टेबल पर एनी के ग्रुप को देखा और इन पर कमेंट्स पास करने लगे, तब शाहजैन की नज़र ब्लैक जीन्स के साथ सफ़ेद कुर्ते पहने एनी पर पड़ी। दुपट्टा इसने गले में मफलर स्टाइल में लिया हुआ था। अपने बालों की ऊंची पोनी की हुई थी, साथ हल्के मेकअप पर वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। एनी और इसके दोस्त भी अपने साथ बैठे इस ग्रुप को खुद पर कमेंट्स पाता देखा तो इन्हें गुस्सा आ रहा था, मगर वो इन्हें कुछ कहकर खुद को मुश्किल में नहीं डालना चाहते थे। इस वजह से इन्होंने अपने इर्द गिर्द मौजूद किसी खाली टेबल की तलाश में नज़र दौड़ाई, लेकिन सब टेबल फुल थे। मजबूरन इन्होंने मशवरा करके यहाँ से करीबी दूसरे रेस्टोरेंट में जाने का सोचा, चूँकि इन्होंने अभी तक ऑर्डर नहीं किया था। इसलिए वो अपने बैग्स उठाकर अपने टेबल से उठी और रेस्टोरेंट से बाहर जाने लगी। शाहजैन ने एनी को अपनी जगह से उठते देखा तो अपने करीबी खड़े एक वेटर से पेन पकड़ा और टिश्यू पेपर पर अपना नंबर लिखा, जबकि इसके दूसरे दोस्तों को उठकर जाते देख सख्त बदमज़ा हुए। अब शाहजैन को नंबर लिखकर अपनी सीट से उठता देखा था। शाहजैन उठा और एनी और इसके दोस्तों के पीछे जल्दी से गया और अपनी पार्किंग लॉट में ही मौजूद थी। जब शाहजैन तेज़ी से एनी के करीब आया और इसका हाथ पकड़कर इस पर टिश्यू पेपर रख दिया, जबकि एनी जो अपने ध्यान में खड़ी दोस्तों की बातें सुन रही थी, अचानक शाहजैन के हाथ पकड़ने और इसके टिश्यू पेपर रखने पर डर गई और इसकी दोस्तें भी शाहजैन को देखकर इसकी जानिब मुतवज्जा हुई। शाहजैन ने जब हाथ छोड़ा तो इसने टिश्यू पेपर खोलकर देखा। इसमें मौजूद इस लोफर का नंबर देखकर एनी ने एक जोरदार थप्पड़ इसको जड़ा और इसे बिल्कुल भी इसका चूना और ऐसी छिछोरी हरकत करना पसंद न आया। इसलिए जल्दी से इसे थप्पड़ मारने के बाद वो अपने दोस्तों के साथ शाहजैन के कुछ बोलने से पहले ही बैठ गई थी। शाहजैन जिसे थप्पड़ की बिल्कुल तवक्या ना थी, थप्पड़ खाकर वो 2 मिनट साकित रहा। जब तक संभला तब तक एनी अपने दोस्तों के साथ गाड़ी में थी। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, एक बार तुम मुझे दोबारा मिलो, मुझे तुम्हारे साथ वो करूंगा, दोबारा किसी लड़के को थप्पड़ मारने की कोशिश भी नहीं करोगी, शाहजैन ने गुस्से से चीखते हुए एनी से कहा, जो अपने दोस्तों के साथ गाड़ी में बैठी पार्किंग लॉट में निकल रही थी। इसकी बात सुनकर एनी डर गई और दोबारा इससे कभी ना मिलने की बहुत सी दुआएं की, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। आज 4 महीने बाद इसके घर में मौजूद थी, वो भी एक नौकरानी की हैसियत से। अपनी बुरी किस्मत पर इसे बेहद रोना आया। अगर मुमकिन होता तो वो वक्त में वापस जाकर अपने दोस्तों के साथ रेस्टोरेंट में ही ना जाती और ना ही शाहजैन से मिलती। 1.5 हफ्ते बाद एनी कश्यप के साथ लॉन में वॉक कर रही थी। अब कश्यप बिल्कुल ठीक हो गई थी। कल ही अपनी यूनिवर्सिटी स्टार्ट करने वाली थी। जबकि एनी को शाहजैन ने ना पहचाना तो वो काफ़ी हद तक पुरसुकून थी। वैसे भी इसका सामना शाहजैन से बहुत ही कम होता। अभी कश्यप वॉक करके कुर्सी पर बैठी थी जब शाहजैन अपनी उंगली पर गाड़ी की चाबी घुमाते हुए कश्यप के पास आया और इसके सर पर बोसा लेकर इसके सामने बैठ गया, जबकि एनी कश्यप के करीब ही खड़ी थी। शाहजैन को आता देखकर इसने अपनी नज़र झुका ली और अपने चेहरे के आगे हल्का सा दुपट्टा कर लिया। क्या कर रही थी तुम शफ़ी? शाहजैन ने एक नज़र एनी को देखकर कश्यप से पूछा, जो कुर्सी पर बैठी अपना मोबाइल इस्तेमाल कर रही थी। बस भाई, अभी वो करके बैठी हूँ। और आप कहाँ से आ रहे हैं? घर में अब आप बहुत ही कम पाए जाते हैं। कश्यप अपने मोबाइल मेज़ पर रखकर शाहजैन की तरफ मुतवज्जा हुई। बस दोस्तों के साथ गया था, एक ज़रूरी काम था। और तुम हूर मेरे लिए जूस लेकर आओ, बाद में यहाँ खड़ी होकर ज़मीन को घूरते हुए हमारी बातें सुन लेना। शाहजैन पहले कश्यप को जवाब देते हुए और बाद में एनी के नाम पर जोर देकर एनी से बोला। एनी इसकी बात सुनकर जल्दी से जूस लेने चलेगी। इसका दिल तो कर रहा था कि वो शाहजैन का मुंह तोड़ दे और हादी जो लेकर यहाँ से दूर चली जाए। वो किचन में जाने लगी तो रास्ते में सहर बेगम रज़िया से कोई बात कर रही थी। चेहरे के तासरात से साफ पता चल रहा था कि इन्होंने रज़िया से जो बात इनसे कही वो इन्हें बिल्कुल पसंद ना आई थी। लड़की, किधर जा रही हो? सारा दिन घर में घूमती फिरती हो, कोई काम भी कर लिया करो, सहर बेगम ने एनी को घूरते हुए कहा।
वो शाज़ैन सर ने जूस मांगा है तो वही किचन से लेने जा रही थी। एनी ने इनकी आवाज़ सुनकर धीमी आवाज़ में कहा, तुम शाज़ैन के पास क्या कर रही थी? खबरदार जो मेरे बेटे पर डोरे डालने की कोशिश की। सहर बेगम ने इसकी बात सुनकर गुस्से से कहा, वो कश्यप मैम के साथ बाहर थी जब सर बाहर से आए और मुझे जूस लाने का कहा। इसकी बात सुनकर जी भरकर रोना आया और आंसू एक गोले इसके हलक में फंस गए। वो कांपती हुई आवाज़ में बोली, ठीक है मगर इससे दूर ही रहा करो, अब जाओ अपना काम करो। सहर बेगम नुखसत से बोली और दोबारा पास खड़ी रज़िया से बात करने लगी। एनी ने रज़िया के सामने ये बात सुनकर बुराई आंखें इसे देखा जो आंखों से तसल्ली दे रही थी। एनी इसकी बात सुनकर खामोशी से किचन की तरफ चल दी और इस दुनिया में सबसे ज़्यादा नफरत सहर बेगम से महसूस हुई, जो सब देखो इसके किरदार पर इल्ज़ाम लगाती थी। अगर इसका बस चलता तो वो इनके हर इल्ज़ाम का करारा जवाब देती। वो जल्दी से जूस लेकर बाहर लॉन में गई जहाँ शाज़ैन और कश्यप बातें कर रहे थे। इसने खामोशी से गिलास इसके करीब रखे। शाज़ैन ने गिलास पकड़कर छोड़ दिया जिससे सारा जूस इसके जूतों पर गिरा। इसने जानबूझकर किया था। वो एनी की आंखें देख रहा था जो जूस को गिरता देखकर फैल गई थी। तुम्हें ज़रा सी भी अक्ल नहीं है, कैसे जूस पकड़ा रही थी? अभी मैंने गिलास उठाया भी नहीं और तुमने ट्रे हटा ली। वो आंखों में शैतानी चमक लिए मसनूई गुस्से से बोला, सॉरी सर, पता नहीं कैसे हो गया, मैं नया जूस ला देती हूँ। एनी हल्की आवाज़ में मिनमिनाई, हालांकि वो जानती थी कि गलती शाज़ैन की थी। एनी ज़रा होश में रहकर काम किया करो, देखो तुमने मेरे भाई के कितने महंगे शूज़ ख़राब कर दिए। कश्यप जो शाज़ैन के मसनूई गुस्से को महसूस ना कर सकी थी, एनी को देखते हुए बोली, अब मेरा मुंह क्या देख रही हो, जाओ और जाकर कोई चीज़ लाओ और मेरे जूते साफ़ करो। शाज़ैन इसका डर महसूस करता हुआ पुरसुकून सा बोला, जबकि एनी का सब्जी से सुर्ख पड़ता हुआ चेहरा देखकर इसे ढेरों सा सुकून महसूस हुआ। जी क्या? एनी इसकी बात सुनकर बोली, भाई ये क्या कह रहे हैं आप? बाद में शूज़ दे दीजिएगा, वो साफ़ कर देगी। और एनी जल्दी से भाई से माफ़ी मांगो और जाकर अपना दूसरा काम करो। कश्यप को शाज़ैन की बात सख्त नागवारा गुजरी थी। जो भी था, अगर एनी से गलती भी हुई थी फिर भी यह काम कर कर इसकी इज्जत को मजरूह करना इसे बिल्कुल पसंद ना था। तभी वो पहले शाज़ैन से और फिर एनी से बोली, सॉरी सर, आइंदा ऐसी कभी गलती नहीं होगी। एनी अपनी जान बचाती देखकर जल्दी से शाज़ैन से बोली, जबकि शाज़ैन जो एनी से काम करवाना चाहता था। कश्यप की बात सुनकर इसने एनी की तरफ देखा जो कश्यप की बात सुनकर पुरसुकून हो गई और जल्दी से माफ़ी भी मांग चुकी थी। इसे बाद में तंग करने का सोचकर शाज़ैन ने इसकी माफ़ी सुनकर अपना सर हिलाया और जिसे देखकर एनी जल्दी से घर के अंदर गई। वो भी शावर लेने चला गया। हमना इस वक्त शाज़ैन के साथ रेस्टोरेंट में बैठी बातें कर रही थी। वो तकरीबन 4 साल बाद इससे मिल रही थी। ज़ेबी, तुम वैसे इतने सालों बाद वापस कैसे आ गए? तुमने तो जाते हुए भी कहा था कि अब वापस नहीं आओगे। हमना एक अदा से शाज़ैन को देखते हुए बोली, शाज़ेब तो बस हमना को ही देख रहा था। वो 4 सालों में कितनी खूबसूरत हो गई थी। पहले वो इतनी खूबसूरत नहीं लगती थी, लेकिन अब तो इसने आंखें हटाने को भी दिल नहीं कर रहा था। बस दिल किया तो वापस आ गया। सोचा यहाँ पर बिजनेस स्टार्ट करूँ। वैसे भी जो बात पाकिस्तान में है वो दूसरे मुल्कों में नहीं। शाज़ैन हमना की तरफ देखते हुए बोला, सही। और ज़ेबी, कोई लड़की तुम्हें अभी तक पसंद नहीं आई? हमना ने शाज़ेब से पूछा। अभी तक कोई ऐसी नहीं लगी जो मेरे लिए बनी हो। वैसे लगता है जल्द ही मिल जाएगी। शाज़ेब हमना को देखता हुआ मायनी खेस बोला, जबकि हमना इसकी बात सुनकर इसकी तरफ देखा। पता नहीं क्यों शाज़ेब की बात सुनकर इसे जलन महसूस हुई। हालांकि शाज़ेब के जाने के बाद इसकी वजाहत देखकर इसको दोबारा मरगूब हुई थी, जबकि हाशिम भी शाज़ेब जैसा ही खूबसूरत था। अच्छा, मुझे भी अपनी पसंद से मिलवाना। वो अपनी होठों पर नकली मुस्कुराहट सजाकर बोली। बिल्कुल, सबसे पहले ही तुमसे ही मिलवाऊंगा। वो हमना का चेहरा देखते हुए बोला और खाना खाने लगा। हदीद, आपको पता चला कि हुरुल आइन और हादी कहाँ हैं? रमना बेगम ने हदीद साहब से पूछा। नहीं, मैंने असगर को भेजा है। अभी तक कुछ मालूम नहीं हो सका। किसी को नहीं पता चला वो घर से किधर चले गए। मैं तो खुद परेशान हूँ कि हूर पता नहीं किस हाल में हैदर के साथ कहाँ गई होगी।
बस अल्लाह से अपनी ईमान में रखे। आप फिक्र ना करें, हम जल्द ही इन्हें ढूंढ लेंगे। हदीस साहब जो खुद पर बहुत परेशान थे मगर रमना बेगम को तसल्ली दे रहे थे। कब तक आप इन्हें ढूंढेंगे? अगर खुदा न खास्ता वो किसी गलत हाथों में चले गए तो? रमना बेगम परेशान होते हुए बोली। आप हमें ये यकीन दे रखें, जल्द ही वो हवेली में होंगे और अरकम को भी मैंने बताया है, वो भी पूरी कोशिश कर रहा है। हदीस साहब रमना बेगम को देखते हुए बोले और उठकर हवेली से बाहर चले गए। कश्यप का आज यूनिवर्सिटी में पहला दिन था। वो अपने डिपार्टमेंट की तरफ जा रही थी जब इसकी हील की वजह से इसका पैर मुड़ा और वो दाएं तरफ अपने बराबर से गुजरते लड़के पर गिरी। अरकम जो अली को इसके डिपार्टमेंट में छोड़कर वापस अपने डिपार्टमेंट में जा रहा था, कश्यप के करीब से गुजरते हुए कश्यप के खुद पर गिरने के लिए बिल्कुल तैयार ना था। इस वजह से वो सीधा ज़मीन पर गिर गया। कश्यप ने खुद को लड़के पर गिरता देखा तो जल्दी से उस पर खड़ी हो गई, जबकि शर्मिंदगी से इसके गाल सुर्ख हो चुके थे। सॉरी, कश्यप जल्दी से बोली और अरकम को खड़े होते हुए देखकर बोली, शट अप नॉनसेंस, अगर चलना नहीं आता तो हील मत पहना करो। अरकम इसकी हील को देखते हुए गुस्से से बोला और कश्यप की बात सुने बगैर अपने डिपार्टमेंट की तरफ चला गया। जबकि इसकी बात सुनकर कश्यप को इंतहा से ज़्यादा सबकी हुई और वो भी जल्दी से अपने डिपार्टमेंट की तरफ चल दी। इसका आज पहला दिन ही ख़राब शुरू हुआ था, आगे कैसा दिन गुजरता है ये तो बाद में पता चलता। वो क्लास में दाखिल हुई तो फ्रंट पर मौजूद एक लड़की के साथ बैठ गई। इस लड़के ने पर्पल और सफ़ेद रंग का ट्राउज़र और शर्ट पहनी हुई थी और सफ़ेद दुपट्टा ओढ़ा हुआ था जिसमें इसका रंग दमक रहा था। हाय, मैं कश्यप और आप? कश्यप ने अपने साथ बैठी लड़की से पूछा। अलिशबा नाम है मेरा, आली ने कश्यप की तरफ देखते हुए कहा, जिसने जीन्स के साथ ब्लैक कुर्ता पहना हुआ था, दुपट्टा गले में स्कार्फ की शक्ल में डाला हुआ था। नाइस नेम, आपकी पर्सनैलिटी पर सूट करता है। आप मुझे भी शफ़ी पुकार सकती हैं, मुझे प्यार से सब शफ़ी बुलाते हैं। कश्यप अलिशबा का नाम सुनकर बोली, शुक्रिया शफ़ी, और आप मुझे आली पुकार सकती हैं। आलिश कश्यप की बात सुनकर मुस्कुराकर बोली, ओके आली, क्या आप मेरी दोस्त बनोगी? कश्यप अपना हाथ आली के सामने बढ़ाते हुए बोली, जिसे आली ने फ़ौरन थाम लिया और मुस्कुराकर बोली, ज़रूर बनूंगी। अभी वो दोनों कोई और बात करते क्लास में सर दाखिल हुए और दोनों खामोश हो गई। एनी बर्तन धो रही थी जब शाहजैन किचन में दाखिल हुआ और फ्रिज से बोतल निकालकर पानी गिलास में डालकर पीने लगा, जबकि नज़र एनी पर जमी हुई थी। एनी जो अपने ध्यान से काम कर रही थी, शाहजैन के किचन में दाखिल होने की खबर न हुई और ख़ुद पर किसी की नज़र महसूस करके इसने पीछे मुड़कर देखा तो शाहजैन इसे देख रहा था। एनी के देखने पर शाहजैन ने इसे आंख मार दी, जबकि एनी इसकी हरकत पर जी भरकर गुस्सा आया। इसका दिल किया इसकी आंखें नोच ले, मगर बेबसी के एहसास के साथ वो शाहजैन के नज़रअंदाज करके दोबारा अपने काम में मसरूफ़ हो गई, जबकि दिल इसका ज़ोर से धड़क रहा था। शाहजैन ने इसका नज़रअंदाज करना महसूस किया तो गुस्से से गिलास एनी को पकड़ाने आगे बढ़ा और एनी के आगे गिलास किया। इसे अपने करीब खड़ा देखकर एनी थोड़े फासले पर खड़ी हुई और इससे गिलास पकड़ने लगी। शाहजैन ने इसके पकड़ने से पहले ही गिलास नीचे गिरा दिया। जल्दी नहीं पकड़ सकती थी, तुम्हारी वजह से मेरा हाथ थक गया और ये गिलास छूटकर गिर गया। शाहजैन ने गुस्से से इसका हाथ ज़ोर से पकड़ते हुए कहा और मज़ीद बोला, आइंदा मुझे इग्नोर करने की कोशिश मत करना, तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि मुझे शाहजैन तैमूर को इग्नोर कर सकूं। एनी ने अपना हाथ पर शाहजैन की वहशत गिरफ्त महसूस करके जल्दी से अपना सिर हिलाया, जबकि इसकी आंखों में आंसू थे। किसी के कदमों की आवाज़ सुनकर शाहजैन इसका हाथ छोड़कर जल्दी से थोड़े फासले पर खड़ा हुआ और जल्दी से कुशन से बाहर निकल गया। इसे एनी को तंग करके सुकून मिला था, तभी इसने एनी को तंग करना शुरू किया। शाहजैन के किचन से जाते ही 2 आंसू एनी की आंखों से टूटकर बेमोल हुए। रज़िया को किचन में दाखिल होते देखा और जल्दी से अपना रुख मोड़कर बाजू से अपना आंसू साफ किए और गिरे हुए कांच उठाने लगी। हाशिम, जो इस वक्त एक मीटिंग में मसरूफ़ था, अपने मोबाइल पर मैसेज देखा तो इसमें बाद में खोलने का सोचा, मगर मैसेज पर अहमद जमा का नाम देकर इसने मैसेज खोला तो इसमें हमना और शज़ेब की तस्वीरें मौजूद थी, जिसमें शज़ेब ने हमना का हाथ पकड़ा हुआ था और हमना इसकी बात पर हंस रही थी। तस्वीर देखकर हाशिम ने गुस्से से अपनी मुट्ठियां बींची, जबकि आंखें इसकी जब्त करने की वजह से सुर्ख हुई थी। हाशिम मीटिंग के ख़त्म होने के बाद लंबे लंबे डग बैठता अपने ऑफिस में गया।
मगर जाते ही अपने सेक्रेटरी से डिस्टर्ब ना करने का कहते हुए बोला। इसे सख्त नफरत थी हमना का दूसरे मर्दों के साथ घूमना फिरना, और हमना भी इसकी नापसंदीदगी देखते हुए ऐसा करना छोड़ दिया था। मगर आज फिर इसको शाहजेब के साथ देखकर इसे बेहद गुस्सा आया। इसने सिगरेट सुगलाते हुए अपने मोबाइल से हमना का नंबर डायल किया। बेल पर हमना ने चौथी बेल पर फ़ोन उठा लिया। हेलो हाशिम, कोई काम था तुम्हें जो मेरी याद आई? हमना फ़ोन उठाते हुए बोली। तुम बोलती ही नहीं तो याद कैसे करूँगा? और एक काम था, क्या तुम स्टडी रूम में हो? देखो मेरी फ़ाइल नहीं, देखो मेरी ब्लैक फ़ाइल पड़ी हुई है। हाशिम हमने से बोला। सॉरी हाशिम, मैं इस वक्त घर में नहीं हूँ, तुम घर के किसी मुलाजिम को फ़ोन करो। हमना हाशिम की बात सुनकर बोली। अच्छा ठीक है, वैसे तुम कहाँ हो? हाशिम ने सिगरेट का कश लेते हुए कहा। मैं अपने कॉलेज की दोस्त के साथ लंच पर आई हूँ। क्यों, कोई प्रॉब्लम? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है स्वीटहार्ट, मैं बाद में बात करता हूँ तुमसे। हाशिम ने इसका झूठ सुनकर अपने गुस्से को जब्त करते हुए कहा और फ़ोन बंद कर दिया। फिलहाल देखना चाहता था कि वो कौन सा झूठ हमना बोलती है। हाशिम ने एक आदमी को कॉल मिलाई और इससे बोला, मैं चाहता हूँ तुम हमना हाशिम मेरी बीवी पर नज़र रखो। वो कहाँ जाती है, क्या करती है, किससे मिलती है, मुझे रिपोर्ट दो। दूसरी जानिब से कहा गया, जिसके जवाब में हाशिम बोला, तुम पैसों की फ़िक्र मत करो, मुंह बोली कीमत दूंगा। हाशिम ने जवाब देकर फ़ोन बंद किया और कुर्सी पर बैठ गया। वो हमना से मोहब्बत ज़रूर करता था, मगर इतनी भी नहीं कि इसके झूठ बोलने पर अंधा इत्मीनान करता। अगर वो इससे धोखा दे रही थी तो वो हमना के साथ जो करेगा वो हमना सोच भी नहीं सकती थी। हमना ने हाशिम के कॉल बंद करके अपने सामने बैठे शाहजेब की तरफ देखा, जो इसे देख रहा था। लगता है तुम हाशिम से बहुत डरती हो, तभी इससे झूठ बोला। जेबी ने हमना से पूछा, जिसके जवाब में हमना मुंह बगाड़ते हुए बोली, बिल्कुल भी नहीं, मैं हाशिम से बिल्कुल नहीं डरती। इसे पसंद नहीं कि दूसरे मर्दों के साथ घूमूं फिरूं, और मेरा इस वक्त बिल्कुल भी मूड ना था इसका मूड ख़राब करने का। मैं कह रहा था कि मैं कल एक हफ्ते के लिए अपने बिजनेस के सिलसिले में इस्लामाबाद जा रहा हूँ। शाहजेब इसकी बात सुनकर बोला, अच्छा, मगर एक हफ्ते बाद आ जाना, तुम्हारे साथ टाइम गुजार कर अच्छा लगा। हमना उदास होते हुए बोली, हाँ ज़रूर, एक हफ्ते बाद यहाँ आऊँगा। शाहजेब ने जवाब दिया तो हमना ने अपना सर हिलाया और दूसरी जानिब बातों में मसरूफ़ हो गया। माजी दूरदीद और हदीद दो भाई थे। दोरीद और हदीद दो भाई थे। इनके वालिदैन की वफ़ात एक एक्सीडेंट में हुई। इसके बाद दोरीद गांव का सरदार बना और अपने भाई हदीद को संभाला। इसकी पढ़ाई खुद की और वो पढ़ना चाहता था, मगर गांव की जिम्मेदारियों की वजह से ना पढ़ सका। दोरीद साहब बड़े थे और इसकी शादी इसके कज़न ज़ारा से हुई थी, और शादी के 1 साल बाद इसका बेटा हुआ, जिसका नाम हदीद ने हाशिम रखा था। हाशिम जब 2 साल का हुआ तो हदीद साहब ने अपनी पसंद की शादी रमना बेगम से कर ली। इसकी शादी के 2 साल बाद अरकम पैदा हुआ। हाशिम अरकम से बेहद मोहब्बत करता था और इसके साथ ही सौदा खेलता था। वक्त गुजरता चला गया, वक्त का काम था गुजरना, और वो गुजरता चला गया। जब हाशिम 6 साल का हुआ तो एक रात ज़ारा बेगम सोई हुई तो फिर ना उठ सकी। ये सबके लिए सदमे की बात थी। अपनी माँ की वफ़ात के बाद हाशिम खामोश रहने लगा। आज का इतवार का दिन था तो एनी सहर बेगम से छुट्टी लेकर हादी से मिलने गई। वह हर 2 हफ्ते बाद इनसे मिलने जाती थी। इसने अपना मुंह धोया और नकाब करके घर से निकली, जबकि मेकअप बैग में रखना नहीं भूली थी। इसने शुक्रिया अदा किया शाहजैन से इस वक्त घर ना मिली, वरना मजबूरन इसे मेकअप करके ही जाना पड़ता। वो हादी से मिलने हॉस्टल गई और हादी को अपने साथ लिया और करीबी पार्क में ले गई। एक बेंच पर बैठकर इसने हादी के भी अपने साथ बिठाया और इसका माथा चूमा। हादी, स्कूल में कोई परेशानी तो नहीं तुम्हें, या कोई लड़का तुम्हें तंग तो नहीं करता? नहीं एनी आपी, मेरे दोस्त बहुत बन गए हैं। आपको पता है मेरे क्लास में ही हैं और हॉस्टल में भी मेरे साथ ही रहते हैं। बस आपकी याद आती है आपी, हादी ने जवाब दिया और आखिर में उदासी से बोला, बस थोड़े दिन फिर हम जल्द ही दोबारा साथ होंगे। मैं फ़िलहाल तुम्हें वहाँ रख नहीं सकती, और मैं और आपकी टीचर से बात करूँगी, वो आपकी बहुत मुझसे फ़ोन पर बात करवा दिया करें। एनी इसे अपने साथ लगाते हुए बोली, अच्छा ठीक है, लेकिन आप रोज़ बात किया करेंगी ना? हादी ने खुश होते हुए एक उम्मीद से पूछा। हाँ बिल्कुल, रोज़ बात किया करूँगी। और छोड़ो ये सब बातें, बताओ हम लंच करते हैं। एनी हादी को अपने साथ खड़ा करते हुए बोली और करीब ही एक सस्ते से रेस्टोरेंट की तरफ हादी को लिए चल दी।
एनी और हादी ने जब लंच कर लिया तो एनी इसे अपने साथ लिए रेस्टोरेंट से निकल गई, जबकि दो आंखों ने दूर तक इनका पीछा किया। शाहजैन अपने आवारा दोस्तों के साथ गाड़ी में बैठा हुआ था, जबकि एक दोस्त एक दुकान से सिगरेट का पैकेट लेने गया। शाहजैन जो खिड़की की तरफ बैठा हुआ था, शीशे से बाहर इसकी नज़र अचानक सामने छोटे से रेस्टोरेंट में से निकलती हुई एनी पर पड़ी। एनी ने चूंकि सिर्फ दुपट्टा लिया हुआ था और इसका रुख भी इसकी गाड़ी की तरफ था, तो शाहजैन ने इसे गौर से देखा तो इसे ये कहीं दिखी हुई, मगर कहाँ देखा ये याद नहीं आ रहा था। तब तक इसका दोस्त वापस आ गया और गाड़ी स्टार्ट कर ली, मगर एनी का चेहरा याद करने की कोशिश करने लगा। अपने दोस्त अली की बात सुनकर इसकी सोचा का अर्तकास टूटा और दोस्तों से बातें करने लगा। एनी हादी को छोड़कर अम्मा जन्नत से मिलने गई। इनसे मिलकर इसने इनके घर में मेकअप दोबारा किया और वापस आ गई। वो घर में दाखिल होकर जल्दी से पिछले अपार्टमेंट की तरफ गई और वहां जाकर जल्दी से शावर लिया और अपना हुलिया ठीक किया। घर के अंदर काम करने लगी, जहां सहर बेगम ने इसके लिए सारे घर के कपड़े धोने के लिए रखे थे। एनी अपना काम करने के बाद थोड़ी देर आराम की घर से अपने कमरे में गई। इसे काम करते हुए शाम हो गई थी। आराम करने के बाद वो किचन में रज़िया के पास आई। वो रज़िया के साथ डाइनिंग टेबल पर खाना रख रही थी जब शाहजैन घर में सीढ़ी बजाते हुए दाखिल हुआ और सीधा अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। इसे जाता देखकर एनी ने पुरसुकून सी सांस खारिज की और जल्दी से अपना हाथ चलाने लगी। शाहजैन टेबल पर कश्यप के साथ बैठा हुआ था और तैमूर साहब तंजिया बोले, टाइम मिल गया है आपको घर में मौजूद रहने का। डैड, कम से कम खाना तो मुझे सुकून से खा लेने दिया करें। शाहजैन इनकी बात सुनकर बोला, हाँ ज़रूर खाओ, मैंने कौन सा तुम्हारा हाथ पकड़ा है जो तुम नहीं खा सकते। तैमूर साहब की बात सुनकर इसने एक नज़र सहर बेगम को देखा तो सहर बेगम तैमूर से बोली, तैमूर आप बाद में बात कर लीजिएगा, फ़िलहाल इसे खाना खाने दी। तैमूर साहब ने इसकी बात सुनकर एक गज़ीली नज़र इन पर डाली जो अपने बेटे को सुधरने की बजाय बिगाड़ने में लगी हुई थी, और गुस्से से धाड़े, क्या बाद में बात करूँगा, इससे घर में ये मौजूद नहीं होता, अभी मिला है तो अभी बोलूँगा। आपको ये नवाबजादा यूनिवर्सिटी से पास होकर भी अपने आवारा दोस्तों के साथ फिरता रहता है, जबकि मेरे सारे दोस्तों के बेटे अपने बिजनेस संभाल रहे हैं। एक मेरी औलाद ही नालायक है और नकम्मी, जो मेरी मदद करने की बजाय अय्याशियाँ कर रही हैं। ये मेरी ज़िंदगी है डैड, मैं इसे अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जीना चाहता हूँ। अगर आपको इतना ही दूसरों के लोगों के बेटों से प्यार है तो इन्हें ले आएँ। शाहजैन भी अपनी जगह से उठते हुए गुस्से से बोला और अपने कमरे की जानिब चल दिया, जबकि तैमूर साहब ने एक नागवार नज़र शाहजैन की पुश्त पर डाली। वो भी अपनी कमरे की जानिब उठकर चल दिए। जबकि इन सब के दौरान कश्यप खामोश रही। वो खुद भी शाहजैन की आदतें पसंद नहीं करती थी और तैमूर साहब की बातों से मुतफिक थी। वो भी उठकर अपने कमरे में चली गई। सहर बेगम ने रज़िया को बर्तन समेटने का कहा और ख़ुद भी अपने कमरे में चली गई। शाहजैन ने अपने कमरे में आकर अपना गुस्सा कम करने के लिए सिगरेट सुगलाए और बालकनी में जाकर पीने लगा। थोड़ी देर बाद इसने एनी को जाते हुए देखा। वो इसे गौर से देख रहा था। जब इसे दोपहर वाली लड़की याद आई, इसके जहन में अचानक कोई बात आई। इसे याद आया कि इस लड़की ने इसे 4 माह पहले थप्पड़ मारा था। वो जब भी एनी को देखता था, इसे पहले वो कहीं से देखी हुई लगती थी, मगर इसने जब दोनों का मुआवजा किया तो इस लड़की और एनी में सिर्फ रंग का ही फ़र्क था। इसने सिगरेट का कश लेते हुए एनी के बारे में पता करने का सोचा। माजी ज़रा बेगम की वफ़ात के 1 साल बाद हदीद साहब और रमना बेगम की एक बेटी हुई, जिसका नाम इन्होंने अलिशबा रखा था। अलिशबा के पैदा होने के 2 साल बाद रमना बेगम की बेवा बहन अपनी चंद माह की बेटी हुरुल आइन के साथ हवेली रहने आई तो हाशिम इसके साथ इमिज होने लगा। इनके साथ साथ ही रहता पहले की तरह रहने लगा, जबकि अब वो दोबारा से अरकम बेगम भी गुल्ले मिलने लगा था। हाशिम की रदा बेगम को लेकर पसंदीदी देखते हुए हदीद साहब ने जदीद साहब को रदा बेगम से शादी करने का मशवरा दिया। इन्होंने रदा बेगम से शादी की और हाशिम को अपनी बेटी की तरह प्यार करने लगे। हाशिम तो साल का था जब रदा बेगम और जदीद बेगम की शादी हुए। हाशिम हुरुल आइन को अपनी बहनों की तरह चाहने लगा था और हर छोटी से छोटी चीज़ों का ख्याल रखता था। 6 साल बाद रदा बेगम और जदीद बेगम का एक बेटा पैदा हुआ, जिसका नाम इन्होंने हैदर रखा। जब हाशिम 18 साल का हुआ तो जदीद साहब ने इसे पढ़ने के लिए शहर भेज दिया। हाशिम जब 22 साल का हुआ तो हाशिम से मिलने शहर गया। जदीद साहब और रदा बेगम जब गाड़ी में आ रहे थे
तो वो गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। वो दोनों मौके पर ही दम तोड़ गए। इस वक्त हैदर सिर्फ 7 साल का जबकि हुरुल आइन 13 साल की थी। हाशिम बेड पर बैठा लैपटॉप पर कोई काम कर रहा था जब बेड की दूसरी जानिब हमना बैठी अपने हाथों पर लोशन लगाने में मसरूफ़ थी। हाल हाशिम, क्या तुम मुझसे नाराज़ हो? नहीं, तुम्हें ऐसा क्यों लगा? इसकी बात सुनकर हाशिम ने पूछा जबकि नज़रें लैपटॉप की स्क्रीन पर ही थी। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि तुम मुझसे नाराज़ हो, बात भी मुझसे सही से नहीं कर रहे, अब भी लैपटॉप पर लगे हुए हो। वो हाशिम की तरफ रुख मोड़ते हुए मासूमियत से बोली, नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं, बस आजकल काम का स्ट्रेस ज़्यादा है तो टाइम नहीं मिल रहा। अभी भी एक ईमेल चेक कर रहा था। हाशिम इसको देखते हुए गोया हुआ, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेती हूँ, तुम सो जाओ, अभी मुझे थोड़ा काम है, मैं स्टडी रूम में जा रहा हूँ। हाशिम हमना को बोलता हुआ लैपटॉप उठाकर स्टडी रूम में चला गया। हाशिम ने मेज़ पर लैपटॉप रखा तो इसका फ़ोन बजने लगा। इसने कॉल उठाई तो दूसरी जानिब से आवाज़ गूंजी, सर मैं पिछले 1 हफ्ते से हमना मैम का पीछा कर रहा हूँ, वो किससे मिली और कहाँ गई? सबकी मैंने रिपोर्ट तैयार कर ली, अगर आप चाहें तो सुबह आपके ऑफिस में आकर दिखा दूँ। ठीक है, तुम सुबह मेरे ऑफिस में मिलना और अपना नाम मेरी सेक्रेटरी को बताना, मैं तुम्हारा बता दूंगा, वो तुम्हें मुझसे मिलने को दे देंगी। हाशिम ने इसकी बात सुनकर कहा और फ़ोन बंद करके अपनी पैंट की जेब में डाला और सिगरेट सुगलाते हुए दोबारा अपना काम करने लगा। आली, कल कहीं घूमने फिरने का प्लान बनाओ, मैं घर में रहकर बोर हो चुकी हूँ। क्यों ना हम शॉपिंग पर चलें? कश्यप अलिशबा के सामने खड़े होते हुए बोली। आइडिया तो अच्छा है तुम्हारा, लेकिन भाई से पूछना पड़ेगा, अलिशबा ने जवाब दिया तो कश्यप के सामने मगरूर से अरकम का चेहरा नमूदार हुआ। इससे दोबारा मुलाकात अलिशबा ने करवाई थी। जिस दिन इसका लेक्चर फ्री था तब अरकम आली से बात करने आया। जब कश्यप को पता चला कि वो अलिशबा का भाई है तो इसको अपनी पहली मुलाकात अरम के साथ याद करके शर्मिंदगी महसूस हुई। जब इसे खुद को इग्नोर करते देखा तो इसने भी इसे दोबारा नहीं बुलाया। वो सारी शर्मिंदगी भी वो भूल गई थी। तुम्हारा वो सड़ा हुआ भाई हमें कभी भी नहीं जाने देगा, ये बात तुम मुझसे लिखवा लो, कश्यप पानी पीते हुए बोली। इसकी बात सुनकर अलिशबा ने मसनूई घूरी से नवाजा। अच्छे से जानती थी कि कश्यप अरकम को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, इस वजह से कश्यप ने अपनी पहली मुलाकात अरकम के साथ बताकर बयान की थी। ऐसी भी कोई बात नहीं है शफी भाई, बस थोड़ा सा सीरियस रहते हैं, वैसे बहुत अच्छे हैं। अलिशबा ने कश्यप से कहा तो इसने मुंह बगाड़ते हुए कहा, हाँ जानती हूँ तुम्हारे अरकम भाई बहुत अच्छे हैं, लोगों की मुश्किल में मदद करते हैं वगैरह वगैरह। कश्यप ने बात करते हुए अपने हाथ में मौजूद बोतल से पानी का घूंट मुंह में भरा, अपने पीछे किसी को खड़ा हुआ महसूस किया और अरकम को देखते हुए इसके मुंह में मौजूद पानी फव्वारे की सूरत में अरकम की शर्ट और गर्दन पर गिरा। अरकम का मुंह बच गया। अरकम अपनी गीली शर्ट और गर्दन पर पानी की छींटे महसूस करके खानख्वाह नज़रों से इसे घूरने लगा, जबकि आली ये सब देखकर कहका गूंजा। कश्यप खुद पर इसकी नज़रें महसूस करके उल्टा इस पर इल्ज़ाम डालते हुए बोली, ये आपकी गलती है, आपको किसी के पीछे खड़े नहीं होना चाहिए। मुझे क्या पता था पीछे आप खड़े हैं, वरना मैं पानी पीकर मुड़ती। तुम ऐसा क्यों नहीं करती? अपने इर्द गिर्द एक चार दीवारी बना लो ताकि तुम्हें कोई मसला ना हो। कभी तुम्हारे कदम लड़खड़ा जाते हैं तो कभी तुम्हारा मुंह लीक हो जाता है। एक दफ़ा घर जाकर अपनी मरम्मत करवा लो। अरकम इसकी बातें सुनकर बकवास बातें सुनकर बोला, आप खुद को समझते क्या हैं? अपनी मरम्मत करवाएं, आपके दिमाग के नट बुलेट सब ढीले हुए पड़े हैं और अपने मुंह की भी जब देखो सड़े हुए करेले की तरह जैसे ही बोलते हैं। कश्यप इसकी बातें सुनकर मुंह बिगाड़ते हुए बोली, तुम्हें बड़ा पता है, खुद के मुंह से तो जैसे फूल झड़ते हों, सड़ी हुई मिर्ची कहीं की। आइंदा मेरे सामने तुम्हें बात करने की ज़रूरत नहीं है। और आली, मेरा आखिरी लेक्चर फ्री है, मैं गाड़ी में तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, आ जाना। अरकम पहले गुस्से से कश्यप और फिर आली से बोला, जो अपनी हंसी रोकने के चक्कर में सुरख हुई पड़ी थी। अलिशबा ने अरकम की बात सुनकर अपना सर हिलाया तो अरकम तन फन करता हुआ अपनी गाड़ी की जानिब चल दिया। तुम्हारा सड़ा हुआ भाई मुझे सड़ी हुई मिर्ची बोलकर गया। कश्यप आली की तरफ अपना रुख करके गुस्से से बोली, जबकि इसकी बात सुनकर जो कब से अपनी हंसी रोक रही थी हंसना शुरू किया। मुझसे बात मत करना आली, जा रही हूँ मैं। कश्यप इसे हंसता हुआ देखकर धमकी दी।
अच्छा अच्छा, सॉरी, वैसे तुम दोनों की लड़ाई देखकर मुझे बड़ा ही मज़ा आया। और तुमसे कल बात करूँगी भाई, मेरे इंतज़ार कर रहे हैं और तुम सड़ी हुई नहीं हो, मीठी मीठी हो। आली कश्यप को गले लगाकर जल्दी से बोली और दूर जाते हुए आखिरी बात बोली तो कश्यप झंझला गई। मैं मिर्ची नहीं हूँ। अपने ड्राइवर को आता देखकर वो अपनी गाड़ी के जाने बढ़ी। अपने दिल में अरकम को बुरा भला कहते हुए गाड़ी में बैठी। शज़ैन अपने कमरे में मौजूद था जब रज़िया इसके कमरे में नाश्ता लेकर दाखिल हुई। नाश्ता टेबल पर रख कर रज़िया जाने ही लगी थी कि शाहजैन ने इसे रोकते हुए पूछा, रज़िया, कल क्या हूर ने छुट्टी की थी? जी सर, वो अपने भाई से मिलने गई थी। रज़िया ने शाहजैन की बात का जवाब दिया। अच्छा, इसका भाई भी है? वैसे कहाँ रहता है? शाहजैन ने इसकी बात सुनकर पूछा तो रज़िया ने एक मशकूक नज़र से देखा तो शाहजैन ने इसके आगे कुछ पैसे बढ़ाए जिसे पकड़ते हुए वो जल्दी से बोली, इसका छोटा भाई हॉस्टल में रहता है सर, इससे हर 2 हफ्ते बाद हूर मिलने जाती है। शाहजैन ने इसकी बात सुनकर मज़ीद पूछा, क्या इसके माँ बाप नहीं हैं? नहीं सर, वो इसका एक छोटा भाई है और रिश्तेदारों में कोई नहीं है। रज़िया ने जवाब दिया तो शाहजैन ने इसे जाने का इशारा किया तो रज़िया कमरे से चली गई। शाहजैन ने सिगरेट सुगलाई और बेड पर बैठते हुए हूर के बारे में सोचने लगा। अब सिर्फ एक चीज़ रह गई थी, वो थी हूर का रंग। माजी हाशिम अपने माँ बाप की वफ़ात पर हवेली वापस आया तो हुरुल आइन और हैदर को ज़िद करके वापस अपने साथ शहर ले गया। वो इन दोनों को बेहद चाहता था और अब इन्हें खोना नहीं चाहता था। अहद साहब तो हुरुल आइन और हैदर को अपने साथ ही हवेली रखना चाहते थे क्योंकि इनके मुताबिक रमना बेगम इन दोनों की अच्छी तरबियत कर सकती थी, जबकि हाशिम के पास इतना वक्त ना था क्योंकि इसने अपना नया बिजनेस शुरू किया था और हाशिम खुद को अपनी तन्हाई दूर करने के लिए हुरुल आइन और हैदर को अपने साथ शहर ले गया, जबकि वहाँ जाकर इनके पास इनके साथ गुजरने के लिए बिल्कुल भी वक्त ना था। अरकम और अलिशबा हूर और हैदर के जाने के बाद उदास हो गई, मगर वो भी क्या कर सकते थे। तब अलिशबा दिल ही दिल में हाशिम की पर्सनैलिटी से मरगूब थी। शायद मोहब्बत की पहली कंपल इसके दिल में सरजमी पर उगने लगी थी। हाशिम की दोस्ती अहमद जमा से यूनिवर्सिटी में आकर हुई। वो दोनों एक दूसरे के जिगरी यार थे। अहमद हाशिम के हर मुश्किल वक्त में साथ देता था। हुरुल आइन ने जब हाशिम को हैदर और ख़ुद पर तवज्जो देते ना देखा तो हैदर को अपने साथ रखती थी और इसका हर काम खुद करती और दोनों एक दूसरे की जान थे। हाशिम इनसे सिर्फ डिनर पर या फिर नाश्ते पर बात करता, वो भी अगर घर में होता। इसके रवैये से वो लोग परेशान हो जाते और एक दिन हुरुल आइन ने हाशिम से बात करने का फ़ैसला किया। हाशिम इस वक्त अपने कमरे में था जब वो कमरे में दाखिल हुई। भाई, मुझे आपसे बात करनी है, हूर हाशिम के पास जाकर बोली, जो बेड पर बैठा हुआ काम कर रहा था। इसे देखकर हाशिम ने लैपटॉप बंद किया और अपने सामने बैठने का इशारा किया। हाँ, क्या बात करनी है एनी? सब ठीक तो है? तुम परेशान लग रही हो। भाई, सब ठीक है। वो वापस हवेली जाना चाहता है, हमारे यहाँ दिल नहीं लगता। हुरुल आइन डरते हुए बोली। इसकी बात सुनकर हाशिम गुस्से से बोला, कभी भी नहीं, अब तुम लोग मेरे साथ यहीं रहोगे और तुम लोगों यहाँ किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी, तो वापस क्यों जाना चाहते हो? भाई, जो चीज़ें यहाँ हमें मिली है वो हवेली में भी मिल जाती है, मगर बात चीज़ों की नहीं, बात मोहब्बत और तवज्जो की है जो हमें हवेली में मिलती है और आपके पास तो हमारे लिए वक्त ही नहीं है। यहाँ तक कि डिनर भी आप कभी कभार हमारे साथ करते हैं। हूर की बात सुनकर हाशिम का गुस्सा जाग की तरह बैठ गया और वो बोला, बच्चे, मैं थोड़ा मसरूफ़ था, इस वजह से आप दोनों के साथ वक्त गुजारने का मौका नहीं मिला, लेकिन अब मैं आप लोग के साथ वक्त गुजारूंगा। मोम और डैड के जाने के बाद मैं तुम दोनों को खुद से दूर करना नहीं चाहता हूँ। बच्चे, इस वजह से मुझे एक मौका दो, तुम लोगों को मुझसे अब बिल्कुल भी शिकायत नहीं होगी। हाशिम की बात सुनकर हूर बोली, ठीक है भाई। इसके बाद हाशिम हूर और हैदर के साथ वक्त गुजारने लगा था और इनका हर तरह का ख्याल खुद रखता था। डिनर के बाद शाहजैन ने एनी को अपने कमरे में मौजूद पानी का जग भरकर लाने को कहा और अपने कमरे में जाकर इसका इंतज़ार करने लगा। एनी पानी का जग इसके कमरे में रखने आई थी और जग को इसकी जगह पर रखने लगी। शाहजैन ने आगे बढ़कर इससे जग पकड़ा और इसके हाथों पर हल्का सा पानी गिराया तो एनी ने अपने हाथों पर पानी गिरते हुए महसूस किया और बुखला गई और जल्दी से अपना हाथ अपने दुपट्टे के पीछे कर लिया, जबकि शाहजैन की तेज़ नज़रों ने इसके हाथ की रंगत को वैसे ही देखा था, मगर इसका घबराना वो साफ महसूस कर चुका था।
जिससे इसको कुछ गड़बड़ महसूस हुई, मगर इसने ऐसा जाहिर करवाया कि जैसे गलती से पानी गिरा हो। एनी इसकी बात सुने बगैर ही जल्दी से कमरे से चली गई। इसने शुक्र अदा किया कि इसने वाटर प्रूफ फाउंडेशन इस्तेमाल की थी, वरना इसका राज आज शाहजैन को पता चल जाता। हाशिम अपने ऑफिस में बैठा हुआ था जब एक शख्स इसके ऑफिस में दाखिल हुआ और हाशिम के इशारे पर इसने सामने बैठे हुए एक फाइल इसने हाशिम की तरफ बढ़ाई, जिसे हाशिम ने पकड़ा और इसमें मौजूद हमना की मुख्तलिफ जगह लोगों के साथ ली गई हुई तस्वीरें थी। एक तस्वीर ये तो थी इसका खून ही खोल उठा, जिसमें हमना तंग सा लिबास पहने क्लब में मौजूद थी। एक तस्वीर में वो शाहजैन के साथ रेस्टोरेंट में बैठी हुई थी। एक तस्वीर इसकी अपने दोस्तों के साथ थी। ऐसे कई बहुत सी तस्वीरें इस फाइल में मौजूद थी। हाशिम ने फाइल बंद करके अपने साथ बैठे शख्स को देखा और चेक लिखकर इसे दिया और मज़ीद हमना पर नज़र रखने को कहा। इसे जाने का इशारा किया और अपनी कुर्सी को मोड़ते हुए सिगरेट सुगलाने लगा और हमना के बारे में सोचने लगा। वो जब इससे मिला था तो वो बेहद मासूम लगती थी, मगर इसे एहसास हुआ कि इसके सामने कुछ और ही है। इसका असल चेहरा कुछ और है। इसने सिगरेट का कश लेते हुए अपनी आंखें बंद की और हुरुल आइन और हादी का मासूम चेहरा देखा। इनकी आवाज़ें इसके कानों में गूंजने लगी। भाई प्लीज़ हमें घर से मत निकालें, हम कहाँ जाएंगे? भाई मैंने ऐसा नहीं किया। भाई हैदर को रख लें, अपने साथ में चली जाती हूँ। भाई आप ही ने कुछ नहीं किया। इसने अपनी आंखें खोली और गुस्से से अपने मेज़ पर मौजूद चीज़ें हाथ मारकर नीचे फेंकी। और वो ऐसा कैसे कर सकते थे? हमना की बात पर अंधा यकीन करके इसने अपने बहन भाइयों को घर से निकाल दिया। अब इतने महीनों बाद इसे एहसास हो रहा था इसने अपनी बहन और भाई को घर से निकाल दिया, क्योंकि किसकी बातों में आकर वो इतना पछताया कि सच झूठ का भी पता ना लगा सका। वह तराब की कैफियत में अपनी कुर्सी से उठा और ऑफिस से बाहर निकलकर सड़कों की खाक छाने लगा, वो भी बेमतलब अब यानी सुकून के लिए। अलिशबा और कश्यप इस वक्त मॉल में मौजूद शॉपिंग कर रही थी। शॉपिंग कम और आवारागिरी ज़्यादा, वो दोनों ज़्यादा कर रही थी। कश्यप ने आली को कुछ नए डिज़ाइन के कपड़े लेकर दिए, जबकि खुद के लिए इसने जीन्स और शर्ट्स खरीदी। अब वो दोनों थक कर भूख से नडाल होकर कुछ खाने के लिए पिज़्ज़ा शॉप में गईं, जबकि आली को अरकम ने इसी जगह पर मिलना था। दोनों पिज़्ज़ा खाकर आराम से बैठी थी। अब आइसक्रीम खा रही थी जब अरकम इन्हें ढूंढकर इसके सामने बैठा और आली से पूछा, आली अगर शॉपिंग कर ली है तो चलिए, मुझे एक ज़रूरी काम से जाना है। हाँ भाई कर ली है, बस ये आइसक्रीम खा लो फिर चलते हैं, अलिशबा ने मुंह में आइसक्रीम डालते हुए कहा, जबकि अरकम के आने से पहले ही कश्यप खामोशी से बैठी हुई थी। वैसे भी वो अरकम से बोलकर अपनी बेइज्जती नहीं करवाना चाहती। आली थोड़ी देर और रुक जाओ, मेरे ड्राइवर ने थोड़ा लेट आना है, इसने रास्ते में से डैड की कोई मेडिसिन लेनी है। कश्यप ने अलिशबा से कहा तो आली झट से बोली, तुम फिक्र मत करो भाई, और मैं तुम्हें घर छोड़ देते हैं। क्यों भाई, आप छोड़ देंगे ना? छोड़ दूंगा, लेकिन फिर थोड़ा जल्दी करो। अरकम अपने मोबाइल पर मैसेज करते हुए बोला, लेकिन तुम लोग को तो देर हो जाएगी, तुम लोग चले जाओ, मैं इंतज़ार कर लेती हूँ। कश्यप अलिशबा की तरफ देखते हुए बोली तो जवाब अरकम की तरफ से आया, जब मैंने कह दिया कि छोड़ दूंगा फिर इतने नखरे करने की क्या ज़रूरत है? आली मैं पार्किंग लॉट में तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, अगर तुम्हारी दोस्त के नखरे ख़त्म हो जाए तो इसे ले आना। अरकम अपनी कुर्सी से उठता हुआ बोला। कश्यप ने इसकी बात सुनकर इसे जाता हुआ देखा और एक घूरी से नवाजा और कुछ सोचते हुए बोली, आली चलो मैं तुम लोगों के साथ ही चली जाती हूँ, आखिर तुम्हारे भाई को अभी नखरे भी तो दिखाने हैं। आली ने इसकी बात सुनकर नासमझी से इसकी तरफ देखा तो कश्यप इसे चलने का इशारा किया। इसकी बातों को नज़रअंदाज करके आली इसके पीछे चल दी। चूँकि फिर अलिशबा और अरकम का घर आता है, इस वजह से अरकम ने पहले अलिशबा को घर छोड़ने का सोचा, क्योंकि इसका घर में गांव के मुलाजिम काम करते थे, वो सब वफादार थे, इस वजह से अलिशबा को घर अकेले छोड़ने की फिक्र नहीं थी। घर के सामने आकर अरकम ने गाड़ी रोकी तो अलिशबा कश्यप से मिलकर गाड़ी से निकली। चूँकि आली अरकम के कहने पर फ्रंट सीट पर बैठी थी, अब आली के जाने के बाद फ्रंट सीट खाली थी, तो अरकम ने कश्यप को आगे आकर बैठने का कहा। वो इसका ड्राइवर नहीं था, इसलिए चुपचाप आगे आकर बैठ जाए। वो भी खामोशी से अगली सीट पर आकर बैठ गई। अरकम ने इसे अपने एड्रेस दोबारा पूछा तो कश्यप ने अपनी शरारत से चमकती हुई आंखों से जवाब दिया। जो एड्रेस कश्यप ने दिया था इसके घर से 1 घंटे के फासले पर था, मगर ये वो सोचकर पुरस्कून था कि इसने वहाँ ही जाना था, कश्यप के बताए गए एड्रेस पर। अरकम ने गाड़ी रोकी तो कश्यप जल्दी से मासूम सूरत बनाकर बोली, ये आप मुझे कहाँ लेकर आई हैं? मेरे घर ये तो नहीं है, बल्कि ये इलाका भी नहीं है मेरे घर का।
ये एड्रेस बस तुमने ही बताया था, अब चलो उतरो, निकलो गाड़ी से बाहर। इसकी बात सुनकर अरकम ने इसे ख्वानखा नज़रों से देखा। ये जगह तुमने बताई थी, अब शराफत से बाहर निकलो, अपने घर जाओ। अरकम की बात सुनकर वो थोड़ा परेशान होगी, अब घर कैसे जाएगी, और अरकम की तरफ देखकर मासूमियत से बोली, मेरा घर तो पिछले ब्लॉक में है, प्लीज़ मुझे वहाँ छोड़ के आएँ। प्लीज़ लफ्ज़ पर वो खासा जोर दिया इसकी बात सुनकर अरकम ने एक नज़र अपनी घड़ी पर टाइम देखा और गुस्से से बोला, अब मुझे सही एड्रेस दे दो, इससे पहले कि मैं तुम्हें गाड़ी से बाहर फेंक दूँ। कश्यप ने इसके गुस्से से भरी हुई आवाज़ सुनकर इसे जल्दी से अपने घर का सही पता बताया और बस तंग करना चाहती थी वो कर चुकी थी। इसको घर छोड़कर अरकम अपने एक दोस्त से मिलने गया जिससे इसने हूर और हैदर को ढूंढने का कहा था। अरकम इससे हाथ मिलाता हुआ इसके सामने कुर्सी पर बैठा और इसने हूर और हैदर के मुतालिक पूछा। मैं इनको ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, मगर किसी दारुमकान में भी इसका नामो निशान नहीं, और सबसे बड़ी बात, वो किसी दोस्त के घर भी नहीं गए और ना ही किसी हॉस्टल में इस नाम की कोई एंट्री है। अरकम, मुझे डर है कि कहीं किसी गैंग वगैरह ने इन्हें पकड़ ना लिया हो। तुम जानती हो ना आजकल ये सब कितना आम है। मैं ये फजूल बातें नहीं सुनना चाहता, तुम इसे ढूंढने की कोशिश करो, उम्मीद है कि तुम कामयाब हो जाओगे। तुम फिक्र मत करो, मैं अपने जानने वाले लोगों से कहा है, जैसे ही खबर मिलती है मैं सब कुछ बता दूंगा तुम्हें। ठीक है। माजी हाशिम हुरुल आयन और हैदर के साथ 3 माह बाद एक चक्कर हवेली लगाते थे और इसकी मुलाकात वहाँ अलिशबा और अरकम से होती और इसके साथ ही वो अच्छा वक्त गुजार लेते थे। अलिशबा आहिस्ता आहिस्ता हाशिम को पसंद करने लगी थी और अपने एहसासात के बारे में वो अपनी एक डायरी में लिखने लगी, मगर हाशिम ने तो इसे बस अपनी कज़न की तरह समझकर बस थोड़ी बहुत बातचीत कर लेता था, जिससे वो खुश हो जाया करती थी। इस तरह 3 साल गुजर गए। हाशिम एक दफ़ा एक पार्टी में गया तो वहाँ इसकी मुलाकात हमना से हुई। हमना कोने में खड़ी थी। जब हाशिम ने इसे पहली दफ़ा देखा, वो पहली ही नज़र में इसे पसंद आई थी। इस मुलाकात के बाद अक्सर जगहों पर इसका टकराव हमना से होता था। फिर इसने 6 माह बाद हमना को शादी के लिए प्रपोज किया और इसने इसी वक्त पर कबूल कर लिया था। हाशिम ने सबसे पहले फ़ोन करके हवेली में अहद साहब को इत्तला दी और इसके बारे में, और फिर हूर को बताया वो जल्द ही शादी करने वाला है। अहद साहब हाशिम की बात सुनकर थोड़ा अफसुर्दा हुए। इन्होंने अलिशबा के लिए हाशिम को सोच रखा था। जब अहद साहब कमरे में बैठे रमना बेगम को बता रहे थे तो कमरे से गुजरती अलिशबा ने सारी बातें सुन ली। इन गुजरे माह साल में वो हाशिम से मोहब्बत करने लगी थी, मगर इसे क्या पता था कि वो नसीब नहीं था। इस दिन वो अपने कमरे में रहकर बेरोई और इसने अपनी डायरी के आखिरी सफ़ात पर इस मोहब्बत का इख्तिताम लिख दिया। डायरी अपनी अलमारी में मौजूद एक डिब्बे के अंदर रख दी। हाशिम ने अहद साहब से कहा कि हमना के वालिदैन से बात करके 2 माह के बाद इनकी शादी कर ली जाए। हाशिम शादी के बाद बेहद खुश रहने लगा था और अब अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त वह हमना के साथ गुजारता और हैदर और हूर को तो जैसे वो भूल ही गया था। अलिशबा हाशिम की शादी के बाद खामोश रहने लगी, लेकिन क्यों यह कोई नहीं जानता था। हाशिम की शादी के 1 साल बाद जब अलिशबा ने इंटर पास किया तो आगे पढ़ाई के करने से इनकार कर दिया। इन दिनों इसके लिए दूसरे गांव के सरदार के बेटे का रिश्ता आया जो इनकी सबकी पसंद का था। अलिशबा की रजामंदी से इसकी शादी उम्र से तय पाई गई थी। अहद साहब के कहने पर हाशिम ने हूर और हैदर को पहले ही गांव भिजवा दिया और खुद शादी से 1 दिन पहले हमना के गांव आए। अलिशबा की मेहंदी थी जब रमना बेगम ने हमना से अलिशबा के कमरे में मौजूद अलमारी से सुर्ख दुपट्टा लाने को कहा, जो इनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित हुई थी। हमना ने अलमारी खोलकर जैसे ही दुपट्टा निकाला तो नीचे मौजूद कपड़ों से एक डायरी गिरी और इसने वैसे ही उठाकर खोली और पहले सफ़े पर पड़ा इसके तन बन में शरारे दौड़ने लगे। अलिशबा की हाशिम के बारे में मोहब्बत जानकर वो इससे बिलाशुबा ज़्यादा खूबसूरत थी, मगर हमना ने खुद को ज़्यादा मेंशन किया हुआ था जिससे वो खूबसूरत दिखती थी। इसने गुस्से में जाकर सबके सामने अलिशबा के किरदार पर इल्ज़ाम लगाना शुरू किया और इस बदकिरदार को पता ही नहीं क्या कहने लगी और इर्द गिर्द लोगों को इकट्ठे होते देखकर हाशिम हमना के पास आया। इससे वजह पूछी तो सबके सामने अलिशबा के सामने इसकी डायरी फेंक दी, जबकि डायरी देखकर हाशिम ने एक कनागवार नज़र अलिशबा पर डाली जो मेहंदी की दुल्हन बनी आंसू बहा रही थी। इसने कभी ऐसा नहीं सोचा था। हमना इसे बुरा भला कहकर जब खामोश हुई तो दूसरे गांव से शिकन की नज़रों से इसे देखने लगे। अहद साहब ने गुस्से में हाशिम और हमना को हवेली से बेदखल कर दिया, जबकि सामने ही हूर और हैदर को भी हाशिम के साथ भेज दिया। ये बात पूरे गांव में आग की तरह फैल गई थी और इसकी बीवी से अरकम को भी हाशिम और इसकी बीवी से बेहद नफरत थी। हाल
शाहजैन ने अपने कमरे से हूर के कमरे की लाइट जलती हुई देखी तो इसकी तरफ जाने लगा। इसने हूर के कमरे में करीब जाकर आहिस्ता से कमरे की खिड़की से अंदर झांका तो इसे हूर कहीं दिखाई ना दी। वो वापस जाने के लिए मुड़ा तो इसे हूर वॉशरूम से निकलती हुई दिखाई दी। वो इसे देखकर अपनी जगह साका सा रह गया। वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। मेकअप धोने के बाद इसका असल रंग सफ़ेद दिखाई दे रहा था। शाहजैन ने इसकी आंखों को गौर से देखा तो सब्ज़ रंग की आंखें देखकर इसका दिल जोर से धड़का। इसका शक यकीन में बदल गया। इसे तंग करने का इरादा अब इसका पुख्ता हो गया था, जिसे सोचकर इसके चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट नमूदार हुई। वो आहिस्ता से खिड़की से हटकर घर के अंदर दाखिल हुआ। तो चलिए फिर इस नावल का इख्तिताम हम लोग यहाँ पे करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।